आज हम एक प्रसिद्ध किताब की बात करने जा रहे हैं जो करोड़ों लोगों से ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़ी जा चुकी है, जिसके लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, जो एक पीएचडी उपाधि प्राप्त शिक्षित व्यक्ति हैं। इस किताब का नाम आपके अवचेतन मन की शक्ति अथवा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है। इस विश्व प्रसिद्ध किताब का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित व रजनी दीक्षित ने किया है। सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। एक कहानी बताते हैं कि एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको केरूसा मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह के अंदर जीभ को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर डर के साथ साथ पसीना बह रहा था, क्योंकि कुछ ही पल के बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों ऑडियंस की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना गाना था। कांपते हुए मंच के एक स्टाफ से उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कैरियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक रुककर चिल्लाए कि छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ। बड़ा मैं गाना चाहता हूँ। बड़ा मैं से केरूसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वो चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला हूँ। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाना गाया, जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। इससे ऑडियंस खुश हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि केरूसा मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे। नंबर 1 चेतन या तार्किक स्तर, नंबर 2 अवचेतन या अतार्किक स्तर। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों के प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन केरूसा का छोटा मैं डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन बड़े मैं में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। मैं नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देता है। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान केरूसो का उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भाव से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावना से दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतना मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। दूसरी कहानी, चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। अब हम आपके अवचेतन मन की शक्ति की दूसरी कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी ऐसे है, चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है, वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि वह कहां जा रहे हैं, वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते। अगर कप्तान कंपास और बाकी के यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वही बॉस है, क्योंकि उसे यह पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते हैं या पलटकर कुछ नहीं कहते हैं, वह तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपके अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों का पालन करता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या कुछ नहीं पूछता है कि वह किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आपसे बार बार कहें मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है।
वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहे। जब तक आप यह कहते रहेंगे मेरे पास उस कार के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की हैं। पिछले क्रिसमस ईव पर नीना डब्लू नाम की एक युवती जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बीवली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बेफेलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाहें डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह में आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे मेरे लेक्चर का यह वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि वह मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहाँ पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में नीना ने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, इसके बावजूद यह मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी मुझे धन और बाकी चाहिए गई चीजें कहाँ मिलेंगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिले। आपके अवचेतन मन की शक्ति की तीसरी कहानी या सुझाव या फिर ज्ञान ऐसे है। कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक महिला का पत्र मिला जिसने मेरे भाषण सुने थे। उसने लिखा था, मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेले रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। क्या यह सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाले हैं। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन यह बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत ही धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून बना रहे थे। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई थी। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को एक साथ ले आया। आप इस बारे में जरूर सोचें। जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, अगर कोई आस्था है और अगर कोई प्रशंसा है तो इन चीजों के बारे में सोचें। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपके अवचेतन मन की शक्ति की कहानियों द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है। नंबर 1, खजाना आपके भीतर है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर से ही खोजें। नंबर 2, सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3, आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। नंबर 4, आपके अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आप
आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। नंबर 5, हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। नंबर 6, अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। नंबर 7, जहाज के कप्तान की तरह हैं, आपको सही निर्देश देने होंगे वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगे जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। नंबर 8, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहें या वह काम करने की क्षमता न रहे जो आप करना चाहते हैं। इसकी बजाय दृढ़ता से कहीं, मैं आपके अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। नंबर 9, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास न करें जो आपका नुकसान या चोट पहुँचाए। अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें या विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समर्थ बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। नंबर 10, अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अवचेतन मन की शक्ति की तीसरी कहानी यह बताते हैं कि 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सब तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कई चीजें भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प लिया। जब भी वह सोचने लगती मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। वह बहुत जल्दी, मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो जाएगी। आपके अवचेतन मन की शक्ति को याद रखने के सबसे अच्छे विचार। नंबर 1, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। नंबर 2, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता। यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता तो आपका अवचेतन इससे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। नंबर 3, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनाने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 4, आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करे कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है।
चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। नंबर 5, दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकार करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। नंबर 6, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह न कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। नंबर 8, कभी यह न कहें मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इस डर से उबरे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। नंबर 9, डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्य और जीवन के आगे अवचेतन मन की शक्ति। किताब द्वारा एक हत्यारे ने खुद को माफ करना कैसे सीखा, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आर्थर ए.ओ. ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वह मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन जब वह शिकार से लौटा तो उसने दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ महीने की सजा मिली। जेल से छूटने पर आर्थर ने पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद एक अमेरिका महिला से मिला और उसने उससे शादी कर ली। उसके 3 प्यारे बच्चे पैदा हुए। उसने सफल कैरियर बना लिया जहां वह कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसकी सहयोगी उसे पसंद करते थे और उसका सम्मान करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। अब भी वह अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। आर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने बाद बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वह वही व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। यही नहीं, उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था। अब वह मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा था। जिस व्यक्ति ने वर्षों पहले वह अपराध किया था वह तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी का मर चुका है। खुद को क्षमा न करके आर्थर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की इस सच्चाई की आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब ऐसी ही एक कहानी इस किताब के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्म स्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लुंडेस की चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत वर्णन है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं छीन और बेकार हो चुकी थी। लुंडेस ने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन उसके बावजूद वे देख सकती थी। 1 महीना बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा। विश्वास का अर्थ है कि किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। निसंदेह मैडम बायर इस धर्म स्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख बनाई थी निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको सब कुछ मिलेगा। अतः
यह किताब हमें यह शिक्षा देती है, आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। सोने से पहले आपके अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभव और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसीलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति को पढ़कर अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं, जैसे मजबूत आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। नंबर 2, वैवाहिक जीवन व अन्य संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3, नए तथा मैत्रीपूर्ण संबंध अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। नंबर 4, आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं तथा अपने भय पर काबू पाते हैं। नंबर 6, धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। अगर आपको यह सब कुछ देखकर व सुनकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को घंटी वाली बटन दबाकर सब्सक्राइब व लाइक कर सकते हैं।